हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम जुलाई 2023 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। आज हम थर्ड वीडियो पढ़ने जा रहे हैं जिसके के अंदर हम राष्ट्रीय परिदृश्य यानी नेशनल न्यूज़ को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो है एक इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स को लेकर के, जिसका नाम ध्रुव रखा गया है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ सिम्युलेटर क्या होता है। सिम्युलेटर का मतलब सिंपली ये होता है कि आपको जो ओरिजिनल जो चीज़ है उसका एक तरीके से आभासी अनुभव ये देता है। आभासी भी नहीं कहेंगे, एक जो है ट्रेनिंग पर्पज से जो आपको अनुभव दिया जाए उसको सिम्युलेटर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एरोप्लेन है, तो अब हर आदमी तो एरोप्लेन नहीं चला सकता, तो उसके लिए एक सिम्युलेटर डिवाइस है जो आपको सेम जो है प्लेन चलाने जैसा अनुभव जो है वहाँ पर देता है। तो यहाँ पर जो है भारतीय नौसेना की जो दक्षिणी कमान है उसने कोची के अंदर अपना एक इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम उन्होंने ध्रुव रखा है। तो इस परिसर का नाम आप ध्यान रखिएगा, ध्रुव है। और इसमें क्या होगा कि जितने भी कार्मिक हैं उनको जो है प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा, ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। और ये जो सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स है इसको स्वदेशी तकनीक यानी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इसमें जितने भी नेविगेशन होता है, बेड़ा प्रचालन होता है, किस प्रकार से बेड़े का प्रचालन किया जाता है, युद्ध कौशल वाली जो चीज़ें हैं उनका वास्तविक अनुभव जो है वो यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। तो एक्चुअली में वो चीज़ होगी नहीं, लेकिन आपको वो पूरा जो ट्रेनिंग के लिए जो जिस पर्पज़ से उसको बनाया गया है उसके लिए सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा सिम्युलेटर किसको कहते हैं। फिर भी ना आया तो आप यूट्यूब पर है ना एक बार एरोप्लेन सिम्युलेटर्स डाल के देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि उसमें आप है ना बिल्कुल पायलट की तरह ही उस प्लेन को चला रहे हैं, पर एक्चुअल में वो चल नहीं रहा है, वो आपको अनुभव दे रहा है उसको चलाने का। तो वो सिम्युलेटर्स होते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि जो परिसीमन आयोग का जो प्रस्ताव है उसको लेकर के है। तो भारत में जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने प्रकाशित किया है असम के लिए परिसीमन का प्रस्ताव, यानी कि असम के अंदर जो सीट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उसमें जो सीटें हैं उनका परिवर्तन किया गया है। तो ये जो परिवर्तन है ये डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। अब देखिए कुछ परिसीमन आयोग की अगर अपन बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा परिसीमन की जो प्रक्रिया है, परिसीमन को इंग्लिश में डिलिमिटेशन कहते हैं, इसकी जो प्रक्रिया है ये भारतीय संविधान के परिसीमन जो अधिनियम है, डिलिमिटेशन कमीशन जो एक्ट है 2002 का, उसकी धारा 19(1)(c) और डी के द्वारा, और आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल 82, 170, 330 और 332 के में जो है, और दूसरा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की जो धारा 8A है, इन सभी के प्रावधानों के अनुसार जो है वो डिलिमिटेशन जो परिसीमन है वो किया जाता है। तो अब देखिए कि इसमें क्या क्या किया गया है इन्होंने, क्योंकि अगर आप देखिए कि अगर आप जो है पॉलिटी पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत से, तो वहाँ पर ये आपको अलग से पढ़ना भी है डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, कि पॉपुलेशन के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर जो है वो परिसीमन कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो बनाई जाती है। अब देखिए इसका जो मसौदा है, बात करें अगर असम की, तो 1976 में पहली बार जो है वहाँ पर जो है परिसीमन का कार्य जो है वो किया गया था, मतलब लास्ट जो है 1976 में किया गया था। उसके बाद में जब वहाँ पर जिलों की संख्या बढ़ी तो फिर से जो है इस परिसीमन को मतलब 1976 में जब जिलों की संख्या बढ़ी तब ये कार्य जो है वो लास्टली उनका वहाँ पर किया गया था असम में। अब जो है अभी वाला जो परिसीमन है उन्होंने क्या क्या प्रस्ताव दिए हैं, तो लोकसभा की सीटें विधानसभा की सीटें 126 और लोकसभा की 14 सीटें तो बरकरार रखी हैं, लेकिन जो सीट्स अलॉट थी एससी और एसटी को, उनको इन्होंने बढ़ा दिया है। जैसे कि अगर आप बात करें तो अनुसूचित जाति की जो विधानसभा सीटें वो 8 से बढ़ाकर 9 कर दी गई हैं। जनजाति की जो विधानसभा सीटें उनको भी 16 से बढ़ा करके 19 किया गया है। कुछ उनके जो विशेष जो ज़िले हैं, जैसे कि पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जो ज़िला है उसमें स्वायत्त जिलों में एक विधानसभा सीट की वृद्धि भी की है। बोडोलैंड जिलों में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 16 से बढ़ा करके 19 की है। तो ये जो है ये वहाँ का जो परिसीमन है आयोग है उसने ये रिकमेंडेशंस दी थी और इसके अनुसार जो है वहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। फिर देखिए एक संसदीय सीट जो है दीफू वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जिसमें 3 स्वायत्त जिले और 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। बराक घाटी जिले यानी कि कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिलों में 2 संसदीय सीटें जो है वो दी गई है। एक संसदीय सीट का नाम जो है वो काजीरंगा भी रखा गया है। तो आप असम के बारे में इतनी चीज़ें ध्यान रखें कि 1976 में लास्ट बार जो है यहाँ पर परिसीमन किया गया था, और परिसीमन आयोग के जो कुछ आर्टिकल्स हैं ये आप ध्यान रखिए, और जो है वहाँ की विधानसभा सीटें और लोकसभा सीटें जो है वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो इसमें इतनी ही चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ भी है कि टोटल जो है कुल सीटें कितनी है, 126 है, और संसदीय क्षेत्र कितने हैं, तो 14 संसदीय क्षेत्र इसमें बनाए गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर।
सो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो वियतनाम से रिलेटेड है। आपको पता है वियतनाम जो है आपका जो हमारा साउथ जो आसियान कंट्री है उसके अंदर आता है। और जब हम कहते हैं कि हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमने अपनाई है इंटरनेशनल रिलेशन में, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो है वियतनाम के साथ में भी हमारे जो संबंध है उनको लेकर के भी हमें चर्चा करनी होती है। तो देखिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है हमारा वियतनाम एक महत्वपूर्ण भागीदार भी है। तो अब जो भारत है उसने वियतनाम को कौन सी अपनी जो है कॉर्वेट जो मिसाइल है वो दी है, तो उसका नाम INS कृपाण है, ये आपको ध्यान रखना है। अब INS कृपाण के बारे में कुछ जो चीज़ें हैं वो हमको पढ़ लेनी है कि INS कृपाण अगर मान लीजिए 2 नंबर में आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो 1350 टन वजनी है, खुखरी श्रेणी की ये मिसाइल कॉर्वेट है और इसको 12 जनवरी 1991 को नौसेना में शामिल किया गया था। 1400 टन जो है वो इसकी क्षमता है, 91 मीटर जो है इसकी लंबाई है और 11 मीटर जो है वो बीम है। गति की बात करें तो 50 नॉट है और इसमें जो है मध्यम दूरी की बंदूक 30 mm, नज़दीकी दूरी की बंदूकें और लॉन्चर और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें लगी हुई है, जो इसे तटीय और अपतटीय गश्त, तटीय सुरक्षा, सतह युद्ध और समुद्री डकैती रोधी विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाने में सक्षम बनाती है। ठीक है, तो आप इतनी चीज़ें इसके जो फीचर्स है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। कि खुखरी श्रेणी की मिसाइल कॉर्वेट है और 1400 टन वजनी है, 91 मीटर की इसकी लंबाई है, 25 नॉट जो है वो इसकी स्पीड है और इसके अलावा जो है इसमें बंदूकें और जो लॉन्चर्स हैं, मिसाइलें हैं, वो सब भी जो है इसमें यूज़ की जा सकती हैं। तो INS कृपाण के बारे में इतनी चीज़ें हैं और भारत ने इसको किसको दिया है, वियतनाम को जो है वो दिया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है 5वां राज्य खाद्य सूचकांक। तो ये राज्य खाद्य सूचकांक है, यानी कि जितने भी हमारे राज्य हैं उनके यहाँ पर फूड सिक्योरिटी को लेकर के, फूड सेफ्टी को लेकर के क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसके आधार पर उनको रैंकिंग प्रोवाइड करवाई गई है। तो ये जो रैंकिंग है ये आप देखिए कि SFSI के द्वारा इसको इस सूचकांक को जारी किया गया है। और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस था हमारा 7 जून, उसको जो है ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया गया है। अब इसमें देखते हैं कई राज्यों की रैंकिंग है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि टॉप पे कौन है। तो बड़े राज्यों की बात करें तो केरल जो है वो इसमें टॉप रैंकिंग के ऊपर आता है। उसके बाद पंजाब और तमिलनाडु है, वो उतना नहीं ध्यान रखें, कोई बात नहीं, केरला का नाम ध्यान रखिएगा। फिर अगर बड़े राज्यों में बात करें तो राजस्थान का जो स्थान है वो 45 के स्कोर के साथ में 8वें स्थान पर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में हमारा स्थान कौन सा है, तो 8th है 20 राज्यों के अंदर। और अगर छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा टॉप पर है और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है वो इसमें टॉप पर आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर और चीज़ें देखिए कि राजस्थान 2 स्थान के सुधार के साथ विगत जो है लास्टली जब ये इंडेक्स निकला था तो हम 10वें स्थान पर थे। तो इस बार हमारा 2 स्थान का इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। और गोवा अगर छोटे राज्यों की बात करें तो लगातार चौथी बार शीर्ष स्थान पर आता है। जम्मू कश्मीर भी यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो लगातार तीसरे वर्ष जो है शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। तो इन 2 राज्यों ने तो टॉप किया है और राजस्थान जो है 10th पोजीशन से 8th पोजीशन पर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अंदर आया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, एक एजुकेशन से संबंधित रैंकिंग है जिसका नाम है NIRF रैंकिंग। इंग्लिश में इसको बोलेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो ये जो फ्रेमवर्क है इससे जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड हमारे जो संस्थान हैं उनको यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है, कौन सा संस्थान सबसे टॉप पर है, कौन सा लास्ट पर है। तो ये जो रैंकिंग है हमारे शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन है, उनके द्वारा इसको जारी किया गया। और इसमें अगर हम देखें तो ये देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग का लगातार 8वां संस्करण है, यानी कि 8th जो है 8वीं बार इसको निकाला गया है। इसमें जो है इस बार कई सारी श्रेणियां जैसे कि नवाचार है, कृषि एवं संबद्ध विषय है, वास्तुकला है, वास्तुकला एवं नियोजन है। तो इस प्रकार के जो हैं जो क्या कहते हैं पैरामीटर्स है उनको भी इन्होंने इसमें ऐड किया है। तो अब रैंकिंग के अनुसार देख लेते हैं कि भाई कौन सा संस्थान जो है सबसे टॉप पर रहा है। तो यहाँ देखिए IIT मद्रास जो है लगातार 5वें वर्ष 2019 से 2023 का अगर हम बात करें तो देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में यानी हायर एजुकेशन जो हमारे सेंटर्स है उसमें शीर्ष पर रहा है। तो यही बात यहाँ काम की थी कि IIT मद्रास जो है लगातार 5वें वर्ष जो है इसमें टॉप पर रहा है। NIRF रैंकिंग के अंदर सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो IIT मद्रास है। उसके बाद बेंगलुरु का IISc यानी कि जो साइंस इंस्टीट्यूट है IISc वो आता है। तो टॉप पे कौन सा है, टॉप पे IIT मद्रास है, ये हमको ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर के। तो ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि हर बारी एक एक वंदे भारत आ रही है, कितनी वंदे भारतों को याद करें हम। तो
तो देखिए यहाँ पर जो है, क्योंकि बहुत सारी ट्रेन्स हैं तो मेरे हिसाब से तो इतना नहीं याद करना है। राजस्थान वाली जो है उसका नाम ध्यान रखिएगा, बाकी इतने तो याद भी नहीं रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे पहली इन्होंने रांची टू पटना, फिर धारवाड़ KSR बेंगलुरु और गोवा मडगांव मुंबई, ये जो है इन्होंने लॉन्च की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। फिर एक जो ट्रेन है ये खजुराहो भोपाल और इंदौर, और दूसरी भोपाल से जबलपुर। तो अब देखिए मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में गोवा को अपनी पहली वंदे भारत ट्रेन मिली है। तो ठीक है, तो मडगांव से लेकर के मुंबई तक जो आएगी वो पहली है ट्रेन, किसके लिए? गोवा के लिए। धारवाड़ बेंगलुरु जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये भारतीय रेलवे की कर्नाटका को दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। ठीक है, पहली वाली जो थी वो चेन्नई से मैसूर के लिए थी। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में बिहार और झारखंड को पहली बार एक संयुक्त जो है वो वंदे भारत ट्रेन मिली है। तो ठीक है, इतना फैक्ट अगर आप चाहें तो याद कीजिए, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आपको इतनी चीज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि फिर इसका तो कोई अंत नहीं है, बहुत सारी ट्रेनें कितने याद रखेंगे। फिर देखिए भारत में जेट इंजन बनाने हेतु ज़ीरो एरोस्पेस और HAL के मध्य जो है एक समझौता किया गया है। समझौते के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें भी ज़्यादा कुछ काम की बात नहीं है, ये मैंने ऊपर जीरो एरोस्पेस बोल दिया, लेकिन वो ज़ीरो नहीं है, JE एरोस्पेस है। ये अमेरिका की एक एरोस्पेस कंपनी है, और हमारे यहाँ आपको पता है कि आपने तेजस का नाम सुना ही होगा। तो तेजस क्या है? एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तो ऐसे ही जो हमारे यहाँ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनते हैं, एक और एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है LCA MK2, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2। तो इसके जो है, इसके उत्पादन में जो जेट इंजन का प्रयोग होता है उसको इंडिजिनसली डेवलप करने के लिए, यानी स्वदेशी रूप से डेवलप करने के लिए HAL जो है उसने अमेरिका की जो एरोस्पेस कंपनी है GE एरोस्पेस, उसके साथ में एक एग्रीमेंट किया है। ये दोनों मिलकर के जो है इस इंजन का निर्माण करेंगे। तो ये जो इंजन का नाम है वो है F414। इस इंजन का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, जो LCM के सेकेंड में यूज़ होगा, इसका नाम है F414। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए, बाकी इसमें और कोई भी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा नेशनल न्यूज़ इन शॉर्ट है, ओशियन रिंग ऑफ योगा। ये क्या है? तो इसको पढ़ लेते हैं। तो ये कुछ भी नहीं है। एक ओशन रिंग ऑफ योगा क्या है? अभी जो योगा डे था 21 जून को, तो उसमें भारतीय नौसेना के द्वारा जो हमारी समुद्री सीमाएं हैं, जो हमारी समुद्री जहाज है, उन्होंने योगा का जो है वो प्रदर्शन यहाँ पर किया है। तो वासुदेव कुटुंबकम इस बार का थीम था, ये ध्यान रखिएगा। योगा डे का थीम क्या था? वासुदेव कुटुंबकम था। इन्होंने कितना मील और कितने रास्ते चुने ये छोड़िए आप, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है बंदरगाह जहाँ जहाज़ों ने पोर्ट किया है, जो हमारी नौसेना के जो जहाज़ है उन्होंने कौन कौन से बंदरगाहों पे पोर्ट किया है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि बंदरगाह हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो वहाँ पर अगर मान लीजिए इस प्रकार से उन्होंने मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया, तो हमारे तोता मैना सब उड़ेंगे वहाँ पे। तो हम इसको देख लेते हैं। तो चट्टोग्राम जो है ये बांग्लादेश में है, सफागो जो है वो मिस्र में है, जकार्ता इंडोनेशिया में, ये हमें पता है। मोम्बासा जो है वो केन्या में है, टोमासीना जो है मेडागास्कर में है, मस्कट आपको पता है ओमान में है, कोलंबो श्रीलंका में, ये भी पता है। फुकेत जो है ये थाईलैंड में है, और दुबई जो है वो संयुक्त अरब अमीरात में है। तो कुछ के नाम आपको पता है, जो नाम नहीं याद है, जैसे कि ये वाला है टोमासीना कहाँ पर है, मोम्बासा कहाँ पर है, फुकेत कहाँ पर है, ये नहीं पता है। इनके नाम आप याद रख कर लीजिएगा कि ये वाले पोर्ट जो है वो कौन से देश में पड़ते हैं। तो हो सकता है मैच द फॉलोइंग में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है साजिद मीर। तो ये जो है लश्कर तैयबा का एक जो है सदस्य रहा है, मतलब एक आतंकवादी है, और सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों में से एक है। ठीक है, और अमेरिका में 26/11 के जो है मुंबई हमले, और अमेरिका ने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले में उसकी भूमिका के लिए इसके सिर पर $50 लाख का इनाम भी रखा था। तो इसको अभी जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो 1267 वाला रेजोल्यूशन है, तो उसमें इस पर प्रतिबंध या काली सूची में डालने के लिए जो है वो प्रस्ताव भारत और अमेरिका द्वारा लाया गया, लेकिन चाइना ने जो है वो इसका वीटो किया है। तो आपको ये सुरक्षा परिषद 1267 वाला जो रेजोल्यूशन है इसको ध्यान रखना है। ये आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट करने की को रिलेटेड जो है वो, इससे रिलेटेड एक रेजोल्यूशन है। तो चाइना ने फिर से इसको जो है यहाँ पर वीटो किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो वाई ब्रेक से रिलेटेड है। वाई ब्रेक क्या है? तो ज़्यादा पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं इसको वैसे बता देती हूँ कि केंद्र सरकार ने जो अपने कर्मचारी हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, तो उनको अपने काम के दौरान थोड़ा सा योगा ब्रेक लेने के लिए कहा है। ठीक है, तो जिसमें कि आप प्राणायाम, ध्यान, आसन कुछ भी कर सकते हैं, तो उसी को वाई ब्रेक का नाम दिया गया। तो केंद्र सरकार के द्वारा है, योगा डे के ऊपर इन्होंने इसको लॉन्च किया है। फिर देखिए नेक्स्ट है नंदी। तो ये नंदी क्या है? नंदी का पहले तो फुल फॉर्म देखिए। नंदी का फुल फॉर्म है यहाँ पर NOC अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनोक्यूलेशन सिस्टम।
ठीक है। नई दवा और टीकाकरण प्रणाली के लिए एनओसी की मंजूरी। एनओसी क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि अगर आपको यहाँ पर पोजीशन लेना है, कब्जा करना है, तो अपन एनओसी लेकर के आते हैं। इन्वायरमेंट से एनओसी या किसी से भी, सरपंच से भी एनओसी बनती है, कई सारी एनओसीज होती हैं। तो ये एनओसी का मतलब है कि भाई अगर आपको कोई नया ड्रग बनाना है, किससे संबंधित, जब भी नई दवा और टीकाकरण प्रणाली के लिए एनओसी मंजूरी पोर्टल है, जिसे केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नंदी एक पोर्टल है जहाँ पर कि नई दवा टीकाकरण से संबंधित कोई चीज़ होगी तो उसको जो है एनओसी यहाँ से मंजूर करी जाएगी। तो एनओसी का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित है? नई दवा और टीकाकरण प्रणाली से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं आभा आईडी के ऊपर। तो आप देखिए कि हमारा जो IRDAI है, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसने देश में काम करने वाले जितनी भी बीमा कंपनियां हैं उनके भारत के भीतर रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी बनाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। यानी कि आप देखिए कि आयुष्मान भारत जो स्कीम लॉन्च हुई थी, तो उसमें जितने भी लोग हैं उनकी अब आभा आईडी जो है वो बनाई जाएगी, जिससे पता चलेगा कि कौन कौन से लोग जो है इस आयुष्मान भारत स्वास्थ्य जो स्कीम है उसमें इंक्लूडेड हैं। अब इसमें देखिए कि जो है ये जो आभा आईडी होगी ये 14 अंकों की होगी, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसके तहत नागरिक अपने स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जो जानकारियां हैं वो इसमें एक्सेस कर सकते हैं। और एक फैक्ट और इसमें कि जो हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन था, आपको पता है एक तो आयुष्मान भारत मिशन लॉन्च किया गया, दूसरा बाद में आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया गया, जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन जो पेशेंट की होती है उसको डिजिटलाइज किया गया था। तो इस स्कीम को जो है 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया था और इसका लक्ष्य ये था कि भारत के सभी नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य आईडी जो है वो प्रदान की जाए। तो इससे क्या होता है कि जो डॉक्टर होता है उसको भी एक्सेस करना आसान रहता है कि इसकी क्या क्या रिपोर्ट्स जो है वो पहले बन चुकी है, क्या क्या चीज़ें इसके पेशेंट से रिलेटेड है। तो ये डिजिटलाइजेशन के में भी जो है एक बड़ा कदम है। तो आभा आईडी के बारे में ध्यान रखिएगा, 14 अंकों की है, तो आयुष्मान भारत के तहत हर एक व्यक्ति की इसको बनाना आवश्यक होगा। फिर बालासोर की एक बहुत ही दुखद घटना है, आपको पता है उड़ीसा के अंदर बालासोर है और मालगाड़ी जो है उससे पैसेंजर ट्रेन जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस जो थी उसमें 3 ट्रेनों की जो इसमें एक साथ टक्कर हुई थी। तो इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। तो बाकी इसमें कुछ वैसे क्वेश्चन जैसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत ही दुखद जो है एक घटना थी, दुर्घटना कहेंगे इसको। फिर देखिए नेक्स्ट है, गैबोन की पहली कृषि SEZ परियोजना जो है उसको लॉन्च किया गया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से गैबोन कहाँ पर है? अफ्रीका में एक देश है, वहाँ की पहली कृषि SEZ यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र जो परियोजना है उसको हरी झंडी दी है। इसमें क्या होगा, ये जो है कार्यक्रम के प्रथम चरण में 30 किसान एवं उड़ीसा के गजपति जिले के 20 BSc MSc डिग्री और BTech MTech इंजीनियरिंग के छात्र इस परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे कृषि SEZ के लिए कृषि तकनीकी और तकनीकी सलाहकार के रूप में एक साथ जो है वो यात्रा करेंगे। तो देशों की यात्रा करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और कृषि से संबंधित है बेसिकली, ठीक है। तो गैबोन की जो पहली कृषि SEZ परियोजना है उसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अब चलते हैं हम जो है हमारे जो वन लाइनर करंट अफेयर्स है उनकी तरफ। तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो मैंने टिक लगाए हैं वही आपको पढ़ने हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत जो शिक्षा कार्य समूह है उसकी चौथी बैठक जो है वो कहाँ पर संपन्न हुई है? तो पुणे के अंदर जो है वो कृषि कह रही हूँ, शिक्षा कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ पर संपन्न हुई है? पुणे के अंदर हुई है। फिर देखिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने उद्यमिता के क्षेत्र में सुविज्ञ करियर विकल्प बनाने में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस संस्था के साथ में साझेदारी की है? तो इन्होंने जो हमारा UNDP है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, उसके साथ में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए UNDP के साथ में जो है वो सहयोग की साझेदारी की है। फिर देखिए G20 के तहत ही जो लेबर 20 समिट है इसका आयोजन कहाँ किया? तो लेबर 20 का आयोजन जो है वो पटना बिहार में किया गया है। फिर G20 के अध्यक्षता के तहत पर्यटन कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये गोवा में आयोजित की गई है। तो आप देख रहे हैं ये जो सेंटर्स है ये यहाँ पर, जैसे गोवा जो है टूरिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। पुणे एजुकेशन सेक्टर में आपको पता है महाराष्ट्र में पुणे है, बेंगलुरु है, ये काफ़ी जो है चर्चित हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं। और अगर बात करें लेबरर्स की, तो बिहार से जो है काफ़ी लेबरर्स जो है देश दुनिया में काम करने के लिए जाते हैं। तो इससे रिलेट कर करके आप जो है वो G20 की बैठकों को याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए कि जो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क जो है इसका उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया है? तो इम्पॉर्टेंट है, ये अहमदाबाद गुजरात में इन्होंने किया है।
फिर देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर विराट रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य जो है 20 जून 2023 को शुरू किया गया। तो ये जो निर्माण कार्य है ये बिहार के चंपारण में कैथवलिया नामक जो स्थान है वहाँ पर इसको जो है वो बनाया जा रहा है। फिर देखिए कि जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर के मध्य में स्थित प्रताप पार्क में किस स्मारक की आधारशिला रखी है, जिसका निर्माण श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किया जाएगा। तो ये जो है बलिदान स्तंभ है, शहीद स्मारक है, जिसका कि वहाँ पर निर्माण किया जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर असम के अंदर पहली एक सुरंग बनाई जा रही है। असम में पानी के नीचे पहली सुरंग, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जाने की घोषणा की गई थी। ये सुरंग किन दो स्थानों को जोड़ेगी, तो ये जो है आपके गोहपुर और नुमालीगढ़ जो स्थान है असम के अंदर, उन दो स्थानों को जोड़ने के लिए बनाई गई है। असम में आपको पता है कि बाढ़ से बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है वो बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स लेकर के आती है, तो वहाँ पर जो है इस तरीके के कैनाल, सुरंग वगैरह जो है वो बनाई जाती है ताकि एक्सेसिबिलिटी जो है वो बनी रहे। फिर देखिए भारत का कौन सा शहर है जो 7 से 8 जुलाई 2023 को अर्बन 20 मेयर शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। तो अहमदाबाद जो है वो अर्बन 20 जो मेयर शिखर सम्मेलन है उसकी मेज़बानी यहाँ पर करेगा। फिर कर्नाटक सरकार की स्कीम हमें नहीं पढ़नी है यहाँ पर। फिर देखिए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका उद्घाटन जो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया है। फिर देखिए भारत की अध्यक्षता में G20 कृषि मंत्रियों की 3 दिवसीय जो बैठक है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो उसका आयोजन जो है वो हैदराबाद में किया गया है। एयर इंडिया द्वारा भारत की पहली महिला हज उड़ान, चालक दल सहित सभी महिला यात्री, यानी कि इसमें सारी की सारी जो है वो महिला होंगी। तो ये विशेष उड़ान कहाँ से कहाँ तक जो है की गई है, तो कोझिकोड से जेद्दा तक जो है इसको किया गया है ऑर्गेनाइज। फिर देखिए G20 के अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक जो है वो कहाँ पर की गई, तो गोवा में की गई। और G20 का जो आपको पता है टूरिज्म वाली जो चौथी बैठक है वो भी गोवा में की गई है, और वर्किंग ग्रुप, फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की बैठक है वो भी गोवा में ही आयोजित की गई है। फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर का नाम परिवर्तित करके अभी जो है अहिल्या देवी होलकर नगर किया गया है। देश की पहली बार शेरों की कैप्टिव ब्रीडिंग कहाँ की जाएगी, तो शेरों की कैप्टिव ब्रीडिंग जो है वन विहार भोपाल में पहली बार की जाएगी। बलिदान स्तंभ अभी हमने ऊपर पढ़ाई था, श्रीनगर में इसको किया गया है। अब देखिए टाइम मैगजीन की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की सूची में भारत की कौन सी कंपनी शामिल की गई है, तो एक तो मीशो को शामिल किया है और दूसरा NPCI जो है उसको शामिल किया गया है। फिर देखिए भारत ने जून 2023 में भारत और किस देश ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज पर हस्ताक्षर किए। तो अब एग्जाम में पूछ लेगा आपको, हाल ही में भारत ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी जो है वो किसके साथ हस्ताक्षरित की है, तो आपको पता होना चाहिए बेल्जियम के साथ में इसका हस्ताक्षर हुआ है। अब याद भी नहीं आएगा उस समय, तो बिल्कुल भी पता नहीं रहेगा कि बेल्जियम के साथ में ऐसी कोई ट्रीटी भी साइन हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी चीज़ें। फिर देखिए कि भारत ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में पढ़ा था, आप याद कीजिए। तो नासा का जो आर्टेमिस अकॉर्ड है उसमें शामिल होने का निर्णय लिया है। आर्टेमिस अकॉर्ड का संबंध किससे है, तो अंतरिक्ष में यानी स्पेस में जो रिसर्च है, अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित है आर्टेमिस अकॉर्ड, तो उससे संबंधित है। फिर देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन रंगारेड्डी जिले के शंकरपाला मंडल के कोंडाकल में किया गया। नाम बड़े अजीब अजीब, बड़े भारी नाम है। तो यह किस राज्य में स्थित है, तो ऐसे जो है रंगारेड्डी और शंकरपल्ली ऐसा करके तो बड़ा साउथ में जाता है नाम, तो तेलंगाना के अंदर ये स्थित है। और ये सबसे बड़ी निजी यानी प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री है जहाँ रेल कोचेस बनाने का कार्य किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस डिफेंस टेक्नोलॉजी को हम कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।